हेलो टू ऑल ऑफ यू बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म जीडी बेसिक क्लासेस में। मैं हूं आपका केडी सर, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। तो बच्चों, यहां पर आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितनी यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो जूलॉजी का सिलेबस हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ये 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई थी, जिसको हम नेप के नाम से भी जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब सिलेबस चल रहा है उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी सिलेबस में यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको भी यही सिलेबस पढ़ना है, याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर सिलेबस जो है लगभग सेम ही है, लेकिन एक आध यूनिट्स ऐसी हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें MGPRU, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या उसके आस पड़ोस की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर सिलेबस लगभग एक जैसा रहता है। और अगर हम बात करें BHU या अन्य बनारस साइड की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर जो सिलेबस है वो थोड़ा सा उसमें एक आध यूनिट में फ़र्क हो सकता है। तो हम यहाँ पर हालांकि दोनों सिलेबस आपको बता देंगे कि थोड़ा बहुत क्या अंतर हो सकता है सिलेबस में। हालांकि उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक ही सिलेबस लागू किया गया है, लेकिन शासनानुसार जो यूजीसी ईजीसी की जो टीम है, उन्होंने क्या किया है कि हर यूनिवर्सिटी को 30% सिलेबस चेंज करने का अवसर उन्हें दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, थोड़ा बहुत सिलेबस आगे पीछे कर दिया है। तो वो भी हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। फिर भी आप लोग टाइटल पेपर जो आपका होता है ना, जैसे कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका टाइटल पेपर एक बार देख लीजिए कि टाइटल पेपर क्या है। हालांकि जो टाइटल पेपर है वो है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। और कहीं कहीं पर इन्फेक्शियस डिजीज के जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, वो ना पढ़कर दूसरी एक यूनिट शामिल कर देते हैं 8 यूनिट में, जिसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी, कहीं कहीं पर इम्यूनोलॉजी शामिल किया गया है, कहीं कहीं पर इन्फेक्शियस डिजीज शामिल की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है एक आध यूनिट्स का, तो वो भी हम लोग बता देंगे अभी। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है आपको जूलॉजी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो यहाँ पर आपको टोटली 8 यूनिट्स पढ़नी है, याद रखिए। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कितनी पढ़नी है बच्चों? 8 यूनिट पढ़नी है। और इस थ्योरी पेपर का जो आपका टाइटल पेपर नेम है ना, वो है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। अगर मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी में इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजी होगा, याद रखिए। तो कहने का मतलब है ये टॉपिक कहीं कहीं पर चेंज हो सकता है। हालांकि MGPRU और कानपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी लगभग में ज़्यादातर यही टॉपिक्स शामिल किए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इम्यूनोलॉजी को शामिल कर दिया गया है इन्फेक्शियस डिजीज की जगह पर, याद रखिए, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है आप लोगों को। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि आपको जो 8 यूनिट्स पढ़नी है, उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले तो आप लोग थ्योरी पेपर का नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके थ्योरी पेपर का क्या नाम है। तो थ्योरी पेपर का नाम आप लोग बिल्कुल रट लीजिए इसको, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्फेक्शियस डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज। ये आपका टाइटल पेपर नेम है या थ्योरी पेपर नेम है, याद रखिए। अगर मान लीजिए इन्फेक्शियस डिजीज आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजी होगा, याद रखिए। या तो आपको इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ना होगा या फिर इम्यूनोलॉजी पढ़ना होगा, लेकिन ये दोनों टॉपिक आपके सभी सिलेबस के अंदर, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, ये दोनों टॉपिक आपके सभी में सेम होंगे, याद रखिए। इसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है, इसलिए मैंने अथवा करके या करके हमने लिखा है इन्फेक्शियस डिजीज या इम्यूनोलॉजी, याद रखिए, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है आप सभी लोगों को, जितने भी बच्चे हमारी क्लास देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर 8 यूनिट्स इस सिलेबस के अंदर कवर करेंगे, और इन 8 यूनिट जो है आपकी, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, इस बात का भी ध्यान देना है कि 8 यूनिट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर 8 यूनिट हैं। इसमें पहली यूनिट है आपकी, जिसमें कि साइटोलॉजी को ही आपको डिस्कस करना है, जिसमें कि पहला यूनिट का नाम इन्होंने रखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। और यहाँ पर फर्स्ट करके लिख दिया हमने, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट
यानी इस यूनिट में भी आपको सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि पहला आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके तरह तरीके के जो मॉडल हैं वो आपको पढ़ने हैं, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ना है, और इसका क्या कार्य है वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो सेल की जो कवरिंग होती है उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पढ़ना है इस सिलेबस के अंदर। ठीक है, पहली यूनिट में सेल सेल इंटरेक्शन, सेल कैसे इंटरेक्ट करती है आपस में, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसमें की कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, सेलुलर जंक्शन, क्योंकि सेल सेल इंटरेक्शन टॉपिक के अंदर आपको कवर करने हैं। उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंतर्गत एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है जिसमें कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, गामा ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जो कुल मिलाकर बात यह है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, गामा ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस चीज का, मॉलिक्यूल्स का, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, यानी वही बात है कि किसी चीज को ग्रहण करना, सीधी सी बात है, सेल जब किसी भी चीज को ग्रहण करेगी तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और किसी चीज को अगर बाहर निकालेगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अंताक्षेपण या बहिक्षेपण, इस तरीके से आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पहली यूनिट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, यानी जो कोशिकांग है, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस करना है इस फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड यूनिट के अंदर देख लेते हैं फटाफट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकेंड। ये आपकी दूसरी यूनिट है, और दूसरी यूनिट में आपको भी क्या करना है, सेल ऑर्गेनेल्स को ही पढ़ना है, याद रखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी सेल ऑर्गेनेल्स को ही पढ़ना है, जैसे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब जो सेल है उसका कैसा स्केलेटन है, उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स भाग ले रही हैं, उसके पूरे स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को बनाने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये आपको पढ़ना है साइटोस्केलेटन के अंदर, जिसको हम कोशिका कंकाल के नाम से भी जानते हैं साइटोस्केलेटन को। उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एक सेल के अंदर, जिससे कि हमें समझ सकते हैं कि सेल के अंदर किस तरीके से पावर आती है या उसको कैसे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस इसमें किस तरीके से हो रही है, ये भी आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस यूनिट के अंदर भी सेल ऑर्गेनेल्स ही आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पेरोक्सिसोम्स एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पेरोक्सिसोम्स एंड राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, जो कि सेकेंड यूनिट है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट के तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि तीसरी यूनिट है आपकी। तीसरी यूनिट है आपकी जो कि देख सकते हैं आप लोग। तो तीसरी यूनिट के अंदर आपको और क्या पढ़ना है, तीसरी यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इस यूनिट के अंदर आप लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो सेल होती है भाई, सेल एक सेल होती है, एक सेल होती है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये तो बात कर ही ली हमने। उसके बीच में एक न्यूक्लियस भी होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हैं, याद रखिए। तो वो न्यूक्लियस कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में उसका कैसा स्ट्रक्चर है, हालांकि प्रोकैरियोट्स में तो होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में जो क्रोमेटिन फाइबर जो होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो डूबा रहता है, जैसे कि लाइक इस बैक्टीरिया वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस है नहीं क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस केवल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाएगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें कि आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, कैसा केमिकल स्ट्रक्चर है इसका, किसका, वही क्रोमेटिन का कह सकते हैं जिसमें डीएनए आरएनए पाया जा रहा है, डैट मीन हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद डीएनए सुपर कोइलिंग,
क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम एंड टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पर आपको डीएनए आरएनए के भी प्रकारों को पढ़ना है और डीएनए आरएनए को भी समझना है इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथी यूनिट की तरफ। चौथी यूनिट में आपको ही सेल से संबंधित बातें ही करनी है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल साइकिल मतलब वही सेल की साइकिल क्या है, किस तरीके से सेल डिवाइड कर रही है, जिसमें कि माइटोसिस, मियोसिस या इंटरफेज जैसी जो स्टेजेस होती हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। सेल डिवीजन पढ़ने को मिलेगा जिसमें कि माइटोसिस, मियोसिस आ जाता है। सेल सिग्नलिंग यानी सेल कैसे सिग्नल्स भेजती हैं रिसेप्टर्स को, जिससे कि जो चीज़ें जो है आवागमन करती हैं, एक सेल से दूसरी सेल में जाती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस यूनिट के अंदर आपको रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल एंड एपोप्टोसिस प्रोसेस को पढ़ना है। ठीक है, सेल डिवीजन पढ़ने हैं जिसमें माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है। सिग्नल ट्रांसडक्शन जिसमें कि सेल सरफेस रिसेप्टर एंड इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद 5th यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि अब आपका शुरू होता है 5वीं यूनिट से जेनेटिक्स। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आप लोग साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें कि 4 यूनिट आपकी सेल बायोलॉजी तक है, कवर कराई गई है। 1 से लेकर 4 तक जो यूनिट है वो सेल बायोलॉजी की है या साइटोलॉजी की है। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 5 से आपको जेनेटिक्स पढ़ने को मिलेगा, जिसमें कि इस यूनिट का नाम रखा गया है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी जो मेंडल की थ्योरी है, मेंडेलियन जो थ्योरी है, मेंडल साहब जानते हैं ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के प्लांट के ऊपर पूरे प्रोसेस किया था और एक हाइब्रिड हमें प्लांट प्रोवाइड किया था या हाइब्रिड प्रोडक्ट दिया था, कह सकते हैं, जिससे कि आज पूरी दुनिया हाइब्रिड चीज़ों को उगा रही है, कह सकते हैं, नई नई वेराइटीज़ को उगा रही है, इन्हीं की वजह से कह सकते हैं। तो इसमें आपको जेनेटिक्स का पूरा ओवरव्यू बताना है, मतलब पढ़ना है, क्योंकि जेनेटिक्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे। वही बात है कि मेंडल की पूरी थ्योरी कि किस तरीके से मेंडल ने क्या क्या किया, ठीक है, किस तरीके की चीज़ों को परखा और किस तरीके से चीज़ों को बताया, ये सारी बातें। फिर रीमेंडलिज्म किसने दिया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, जिसमें कि मेंडल्स के लॉ जो होते हैं, मेंडल के नियम जो हैं वो आपको बताने हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस जैसी प्रोसेस को जो दिया था वो भी आपको बताना है। और उसके साथ साथ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी जो मेंडल के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, वो नियम भी आपको यहाँ पर बताने, जो कि दूसरे वैज्ञानिकों ने दिए थे, जो कि मेंडल की जो थ्योरी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कह सकते हैं या एक्सेप्शंस मान सकते हैं इस मेंडल की थ्योरी के। तो जो एक्सेप्शंस है मेंडल की थ्योरी के वो है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो उसके बाद क्लिनिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें कि पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है कि होने वाली संतान मेल होगी कि फीमेल होगी, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। जिसमें कि जेनिक सेक्स डिटर्मिनेटिंग सिस्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये आपके टॉपिक पढ़ने हैं, याद रखिए। यानी लिंग निर्धारण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण, इसको आप कह सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद एक टॉपिक है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ये भी आपको टॉपिक इसी यूनिट के अंदर कवर करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गई आपकी 5वीं यूनिट जहां से जेनेटिक्स की स्टार्टिंग होती है, याद रखिए। ये यहाँ से जेनेटिक्स आपको पढ़ रहा है, याद रखिए, 5वीं यूनिट से। अब आते हैं 6th यूनिट में, जिसमें कि एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म कामा जीन इन्वायरमेंट, जिसमें कि एक्सटेंशन पढ़ने हैं मेंडलिज्म के, मेंडल की थ्योरी के, जिसमें कि मल्टीपल एलील्स, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, RH फैक्टर, जीन इंट्रैक्शन, इस तरीके के जो टॉपिक हैं वो आपको इस यूनिट के अंदर कवर कर रहे हैं। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है जीन इंट्रैक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, जिसमें कि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, जीनोपिक इम्प्रिंटिंग, एंटीसिपेशन, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो सेक्स लिंक्ड डिजीज है वो भी आपको यहाँ पर कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट्स, ये भी आपको टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड इन्वायरमेंट, यानी जीन इन्वायरमेंट एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये भी टॉपिक आपको
इसी यूनिट के अंदर पढ़ना है बच्चों, याद रखिए। इस बात का यहाँ तक कवर हो गया, तो यानी 6 यूनिट के अंदर भी आपको जेनेटिक्स ही पढ़ना है, याद रखिए, ठीक है। अगला जो यूनिट है 7, इसमें भी जेनेटिक्स का ही जिक्र किया गया है, जेनेटिक्स से संबंधित ही बातें हैं, जिसमें कि ह्यूमन क्रोमोसोम को पढ़ना है आपको, और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, किस किस टाइप से वंशागति हो सकती है, उसके क्या पैटर्न है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं इस यूनिट के अंदर, जिसमें कि ह्यूमन कैरियोटाइप, क्रोमोसोमल एनोमलीज, यानी जो क्रोमोसोम में जब गड़बड़ी आ जाती है तो कौन कौन सी असामान्यताएं आ जाती हैं, जिसके कारण जो है बहुत सारे डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल एबरेशन विद एग्जाम्पल, जिसमें कि वही जो आप लोग पढ़ते हैं ना, कौन सा सिंड्रोम्स वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, तो सिंड्रोम्स आपको पढ़ने हैं क्रोमोसोमल एनोमलीज के अंदर। उसके बाद पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन डिजीज, जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज जैसे टॉपिक्स को आपको इसके अंदर पढ़ना है। और पेडिग्री एनालिसिस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो कि इसमें पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, ठीक है। अगला जो यूनिट है 8वां, जो कि लास्ट यूनिट है आपका, अगर मान लीजिए आपके सिलेबस में इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है तो ये आपको नहीं पढ़ना है, अगर आपके में है तो ऊपर ही लिखा होगा इन्फेक्शियस डिजीज, जो टाइटल पेपर होता है वहां पर चेक कर लेना आप लोग। तो जिन बच्चों के सिलेबस में 8वीं यूनिट में इन्फेक्शियस डिजीज होगा तो वो आपको पढ़ना है, और पेपर टाइटल भी चेंज होगा ऊपर से, जैसे कि पेपर का टाइटल जैसे कि हमने ऊपर लिखा है ना, देखिए, जैसे कि पेपर का टाइटल हमने क्या लिखा है, देखिए, जैसे पेपर का टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, तो अगर इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है तो यहाँ पर होगा इम्यूनोलॉजी, अगर इम्यूनोलॉजी नहीं है तो इन्फेक्शियस डिजीज होगा, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, अब आगे आते हैं 8वीं यूनिट में, तो 8वीं यूनिट आपको पढ़नी है, याद रखिए, ठीक है। अब 8वीं यूनिट में आपका इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकता है या फिर इम्यूनोलॉजी हो सकता है, पढ़ना एक ही है, अगर जो आपके सिलेबस में होगा, ठीक है, जो भी आपके टाइटल पेपर में ऊपर ही लिखा होगा कि इन्फेक्शियस डिजीज है, लास्ट में लिखा होगा साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, या फिर लिखा होगा साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। तो अगर इम्यूनोलॉजी है तो इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ेंगे, पढ़ना एक ही यूनिट है, ठीक है। तो यानी ये हम लोग देख लेते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में क्या क्या करना है। इन्फेक्शियस मतलब संक्रमण फैलाने वाली जो रोग हैं, संक्रमण रोग जो हैं, जैसे कि जो अलग अलग पैथोजेंस के थ्रू, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, हाँ, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वर्म्स हो गए, तो इनकी लाइफ साइकिल को, और ये कैसे रोग फैला रहे हैं, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, और किस तरीके से ये सिम्टम्स उत्पन्न कर रहे हैं होस्ट के ऊपर, और कौन कौन से पैरासाइट ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं जो कि डिजीज फैलाते हैं, जैसे कि ट्रिपनोसोमा, प्लाज्मोडियम, बुचरेरिया, तो ये टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं इस यूनिट के अंदर। तो कुल मिलाकर रोग पढ़ने हैं, और रोग फैलाने वाले जो रोगजनक हैं, पैथोजेंस हैं, उनको भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोविड-19 डिजीज एंड प्रिवेंशन, याद रखिए कोविड-19 ने महामारी जब 2019 में फैलाना शुरू किया था ना, हाँ 2019 में आई थी ना ये डिजीज चाइना से, चाइना में 2019 में ये फैली थी डिजीज, तो उस डिजीज के बारे में भी आपको कवर करना है, उसके बारे में पढ़ना है, तो वो भी पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपको 8वीं यूनिट में इन्फेक्शियस डिजीज आपको कवर करनी है, जिसमें कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ, वर्म, जो भी हैं उनकी लाइफ साइकिल, उनका स्ट्रक्चर, उनसे संबंधित जो डिजीज हो रही हैं होस्ट के अंदर, ठीक है, कारण क्या है, और जो कुछ पैरासाइट्स हैं जैसे कि ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, बुचरेरिया, ये जो आपके कहने का मतलब ये जो प्रोटोजोआ या पैरासाइट हैं, इनकी लाइफ साइकिल और इनकी पैथोजेनिसिटी को आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ कोविड-19 डिजीज को भी पढ़ना है, याद रखिए, तो इस यूनिट के अंदर। तो अगर आपके में इन्फेक्शियस डिजीज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ये वाला यूनिट कवर करेंगे इम्यूनोलॉजी का, तो इसको आप देख सकते हैं, जिसमें कि इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स आपको पढ़ने, जिसमें कि एक्टिव इम्यूनिटी, हाँ, पैसिव इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये सारे टॉपिक्स आपको इम्यूनिटी के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे क्लास करने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है GDBSC क्लासेस, जो कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है।
तो GDBSC क्लासेस एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बच्चों। तो अगर आप हमारे ऐप के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम लोगों ने क्लास को प्रोवाइड किया है। तो जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर क्लास करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर क्लास कर सकते हैं। ये हमारा ऐप का नाम है GDBSC क्लासेस, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ऐप है ये हमारा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी और पेड भी मिलेंगी, ठीक है। अगर आप रेगुलर वे में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और एग्जाम को अच्छे से बीट करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक कंटेंट अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा, याद रखिए, ठीक है। तो आई होप ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।